नमस्कार, मैं सुनिधि। डीडी बिहार देख रहे आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम उड़ान में। उड़ान एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम बात करते हैं युवाओं से जुड़े मुद्दों पर और आशा करती हूं कि हमारी कोशिशें आपके मनोस्तर को एक नई दिशा में उड़ान भरने की ओर प्रेरित कर सके। तो हम मौजूद हैं आज के नए विषय के साथ एक नई दिशा में उड़ान भरने, और हमारा आज का विषय है वेटनरी साइंस एंड फॉर यूथ करियर इन वेटनरी साइंस। तो आज के हमारे इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद है आज के हमारे मेहमान डॉक्टर अजीत कुमार जी, एंड ही इज़ एन एसोसिएट प्रोफेसर इन बिहार वेटनरी कॉलेज। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे आज के इस कार्यक्रम में। तो सर, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं करियर इन वेटनरी साइंस, तो वेटनरी साइंस का जो फील्ड है इसमें जो डॉक्टर्स होते हैं वो पशु पक्षियों की चिकित्सा करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, उनके अपने सेक्टर्स होते हैं, उनके अपने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन के साथ शुरू करना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को ज़रूर बताना चाहेंगे कि आदमियों की जो ट्रीटमेंट होती है, ह्यूमन बीइंग्स की जो ट्रीटमेंट होती है, उनके रोगों का जो इलाज होता है, तो वो हम समझ सकते हैं, हम बहुत इमोशन में उनके साथ होते हैं तो हम वो कराते हैं, उनका इलाज कराते हैं, या फिर हमें डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ी तो शायद डॉक्टर्स अस्तित्व में आए। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें पशु पक्षियों की चिकित्सा की, तो सर ये कैसे शुरू हुआ? ये अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ी आश्चर्य की बात है कि पशु पक्षियों की चिकित्सा होनी चाहिए। ये कहाँ से सर कॉन्सेप्ट आ गया? धन्यवाद। सबसे पहले मैं आज के विषय के बारे में, पशु चिकित्सा विज्ञान में करियर, बहुत अच्छा विषय को आज चुना गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पशु पक्षियों से प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो उनको पता नहीं रहता है, जानकारी के अभाव में वो पशु चिकित्सक जो पशु पक्षियों को मुक्तः सेवा करते हैं वो बन नहीं पाते हैं और मुक्तः मानव चिकित्सा की तरफ वो अपने करियर को चुनते हैं। तो पशु पक्षियों के इलाज हेतु पशु चिकित्सा का जो इतिहास है वो आदिकाल एंशिएंट टाइम से ही शुरू हुआ है। मुक्तः एक सम्राट अशोक के समय में बहुत ज़्यादा इस करियर का बढ़ावा मिला, और जो हम बताना चाहते हैं कि प्रथम पशु चिकित्सा अस्पताल हमारे बिहार राज्य में सम्राट अशोक के द्वारा ही पाटलिपुत्रा में स्थापित किया गया था। उसके बाद लगातार इस पशु चिकित्सा में आगे बढ़ावा मिलता रहे, जो आज मानव चिकित्सा और चिकित्सक या चिकित्सा पशु चिकित्सक के समान ही है। या कहा गया है कि दुनिया का सबसे जो अच्छा डॉक्टर है वो पशु चिकित्सक है, क्योंकि मानव चिकित्सक मनुष्य अपनी बीमारियों को मानव चिकित्सक को बताते हैं, उसी के अनुसार उनका इलाज किया जाता है। लेकिन पशु चिकित्सा के क्लाइंट होते हैं, जो पशु पक्षी होते हैं, अपनी जो व्यथा होते हैं, उनकी जो बीमारी होते हैं, अपने डॉक्टर को नहीं बता पाते हैं, लेकिन पशु चिकित्सक खुद अपने ज्ञान, अपने समझदारी से पशु पक्षियों को इलाज करते हैं और उनकी दर्द को दूर करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि पशु चिकित्सक का करियर या भविष्य पशु चिकित्सा क्षेत्र में बहुत अच्छा है। युवा वर्ग से हमारा अनुरोध है कि इस क्षेत्र को चुने, क्योंकि आज देखा गया है कि हमारे देश में लगभग 1,20,000 पशु चिकित्सक की ज़रूरत है, लेकिन अभी के समय में मात्र 63,000 ही पशु चिकित्सक का ज़रूरत है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश में पशु चिकित्सा के क्षेत्र में यदि युवा वर्ग आकर्षित होते हैं पशु चिकित्सा के क्षेत्र में, तो इनका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। जी जी बिल्कुल सर, और ये बहुत ही बड़ी बात कही है आपने कि जो ह्यूमन ट्रीटमेंट जो डॉक्टर्स करते हैं, जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा आसान होता है दैट हम उन्हें बता पाते हैं कि हमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, हमें दिक्कतें क्या आ रही है, हमारे सिम्टम्स क्या हैं। लेकिन पशु पक्षी वो बात नहीं कर सकते, वो बता नहीं सकते उनके साथ क्या परेशानियाँ हो रही है। तो ये बहुत ही टफ़ काम है खुद में ही कि उनकी परेशानियों को समझना पहले और उसके बाद फिर उसका इलाज करना। तो सर ये तो टफ़ काम है, बट अगर हम बात करें करियर के पर्सपेक्टिव से या फिर पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से, तो जैसे अगर हमें डॉक्टर बनना होता है तो ऑब्वियस सी बात है सारे लोग नीट के लिए
प्रिपेयर करते हैं, नीट एग्जामिनेशन देते हैं एंड एमबीबीएस में होड़ लगी हुई है बहुत सारे स्टूडेंट्स की। तो अगर वेटनरी साइंस में अगर बात करें तो वेटनरी डॉक्टर्स जो होते हैं तो क्या उनके लिए भी कोई ऐसी एग्जामिनेशन होती है जो कि नेशन जैसे नीट एग्जामिनेशन है पूरे इंडिया के लिए, वो वैलिड एग्जामिनेशन है, तो ऐसी कोई एग्जामिनेशन है क्या? बहुत अच्छा आपका प्रश्न था, क्योंकि बहुत लोग युवा वर्ग की यूथ की जानकारी नहीं होती है कि कैसे हम पशु चिकित्सा क्षेत्र में प्रवेश करके पशु चिकित्सक बने। तो आज हम आपको बता देना चाहते हैं कि पशु चिकित्सा क्षेत्र में स्नातक यानी बैचलर डिग्री में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एनटीए, जिसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहते हैं, उनके द्वारा नीट नेशनल एलिजिबिलिटी इंटर टेस्ट आयोजित की जाती है, जो एमबीबीएस की परीक्षा भी लेती है। दोनों एमबीबीएस और बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस की परीक्षा साथ साथ एनटीए यानी अर्थात नीट के द्वारा आयोजित किया जाते हैं। उसी परीक्षा में भाग लेकर कोई भी युवा वर्ग पशु चिकित्सक क्षेत्र में स्नातक की डिग्री में प्रवेश ले सकते हैं। इसके लिए कुछ है कि आपको 12वीं पास होनी चाहिए, यानी इंटरमीडिएट बायोलॉजी आपकी होनी चाहिए 12वीं में, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अंग्रेजी के विषयों में आपको उत्तीर्ण होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इन चारों विषयों में आपको कम से कम कुल मिलाकर 50% मार्क होनी चाहिए। और जो न्यूनतम आयु है इस पशु चिकित्सा विज्ञान में बैचलर डिग्री में प्रवेश हेतु, वो न्यूनतम 17 वर्ष उम्र निर्धारित है। अधिकतम आयु की सीमा राज्यों के शिक्षण संस्थानों पर निर्भर करती है, लेकिन कुछ सीटें जो भारतीय पशु चिकित्सा नई दिल्ली द्वारा प्रवेश मिलता है, उसमें अधिकतम आयु की सीमा 25 ईयर्स यानी 25 वर्ष निर्धारित है। तो आप नीट की परीक्षा में सम्मिलित होकर उसमें उत्तीर्ण होकर उन्हीं के मेरिट लिस्ट के आधार पर आप या भारतीय पशु चिकित्सा के कोटे से या स्टेट के कोटे से आप प्रवेश ले सकते हैं। जी धन्यवाद सर। और इसके साथ ही सर जैसे आपने बोला कि नीट एज एन कंपलसरी है, चाहे आप ह्यूमन ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर बन रहे हैं, पशु पक्षियों के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर बन रहे हैं, नीट कंपलसरी एग्जामिनेशन है फॉर बीइंग अ डॉक्टर। तो अभी अगर हम बात करें एग्जामिनेशन की तो हमने बात कर ली, और आई थिंक लगभग सारी क्राइटेरिया भी आपने बताई है दैट 12th हमें पास होना चाहिए। 3-4 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको पास डेफिनेटली होना है एंड टोटल मिला के मार्क्स आपके 50+ होने चाहिए, 50% प्लस होने चाहिए। तो अभी सर अगर हम बात करें कोर्स की ड्यूरेशन की, अगर बात करें, अब हमने एग्जामिनेशन तो दे दिया, एग्जामिनेशन हमारी निकल गई, तो अभी हमने एडमिशन ले लिया है, तो अभी अगर कॉलेज की बात करें तो कितने साल के कोर्सेज होते हैं और उसमें पढ़ाई जो होती है वो किस तरीके की होती है? प्रैक्टिकल बेस्ड ज़्यादा होता है, थियरी बेस्ड ज़्यादा होता है, या फिर किस तरीके से पढ़ाई होती है? पशु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में बैचलर यानी स्नातक डिग्री में प्रवेश लेते हैं तो यह कोर्स की अवधि 5.5 वर्ष की होती है। सिमिलर एमबीबीएस के समान उनकी भी कोर्स की अवधि 5.5 वर्ष की होती है। पशु चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र की कोर्स अवधि भी 5.5 साल की होती है। इन 5.5 साल स्नातक कोर्स की अवधि में 4.5 साल आपको कोर्स वर्क करना होगा। इसमें आपको 19 विषयों, पशु चिकित्सा संबंधी 19 विषयों को थ्योरी एवं प्रैक्टिकल क्लासेस एवं पढ़ाई की जाएगी। 1 साल का कोर्स आपको इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए दिया जाता है। इसमें आपको पशु चिकित्सा अस्पतालों, जो गवर्नमेंट के अस्पताल हैं, आप कैसे पशु चिकित्सा के डिफरेंट सेक्टर में अपना डेयरी, गोट्री व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, जैसे जू एनिमल्स, जंगली जानवरों को कैसे आप चिकित्सा कर सकते हैं, उसका रख रखाव कैसे कर सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। इन 5.5 वर्ष की अवधि में आपको सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद ही, उत्तीर्ण होने के बाद ही आपको बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, जिसको हम लोग शॉर्ट में BVSNH की डिग्री, स्नातक डिग्री आपको दी जाएगी। उसके बाद यदि आप स्नातकोत्तर या हायर स्टडी में जाना चाहते हैं तो आपको बैचलर ऑफ डिग्री उत्तीर्ण होने के बाद 2 वर्ष की मास्टर ऑफ वेटनरी साइंस की कोर्स अवधि
होती है जिसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिसमें आपको किसी एक विषय में जो पशु चिकित्सा से संबंधित होती है, जैसे एनाटॉमी, मेडिसिन, गायनेकोलॉजी में आपको प्रवेश मिलता है। उसके बाद भी आप पीएचडी करना चाहती हैं या करना को चाहते हैं, यानी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पशु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में आप करना चाहते हैं, तो इन कोर्स की अवधि 3 वर्ष की होती है, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लासेस होने के साथ साथ किसी एक विषय पर आपको शोध करना होगा, जिसका सेटिस्फैक्ट्री यानी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने के बाद ही आपको मास्टर ऑफ वेटनरी साइंस या पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन वेटनरी साइंस की डिग्री दी जाएगी। जी धन्यवाद अजीत जी। और इसके साथ ही एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी आ रहा था। जैसे आप बता रहे थे कि 19 कैटेगरीज़ की पढ़ाई करनी होती है, तो अभी अगर बात करें कि अगर डॉक्टर्स जो होते हैं हमें जो ट्रीट करते हैं ह्यूमन बीइंग्स को, तो हमारे हर पार्ट्स के डॉक्टर अलग अलग हैं। आँखों के लिए अलग, कानों के लिए अलग, मतलब स्टमक के लिए अलग। तो ये सारे हमारे एक सिंगल बॉडी पार्ट से पूरे बॉडी के पार्ट्स के अलग अलग डॉक्टर्स हैं, और आई थिंक सारे ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स वही हैं, सिमिलर हैं। बट अगर पशु पक्षियों की बात करें तो कितनी वैरायटियां हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली है, और कितने पशु हैं, कितने पक्षियां, मतलब कितनी पक्षियां हैं। तो ये कैसे मुमकिन हो पाता है कि क्या मतलब जैसे डॉग्स के लिए अलग डॉक्टर्स होंगे या फिर कैट्स के लिए अलग डॉक्टर्स होंगे, क्या ऐसे होता है या फिर मतलब हमें सबकी पढ़ाई करनी होती है? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। जैसे आपने बताया कि एमबीबीएस में हर एक बॉडी पार्ट की अलग अलग डॉक्टर होती है, लेकिन इसमें अभी ऐसा नहीं है। इसमें आपको 19 विषयों में जैसे एनाटॉमी है तो हर एक, जैसे पेट, डॉग, कैट, वाइल्ड एनिमल, जू एनिमल है, हमारे डोमेस्टिक एनिमल, गाय, भैंस, बकरी, सभी की एनाटॉमी, बोन्स, मसल्स के बारे में एनाटॉमी का कोर्स होती है। उसको अंदर जैसे पैथोलॉजिकल क्या चेंजेज होती है, उसके ब्लड में क्या क्या चेंजेज होती है, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम जैसे उनको प्रजनन में क्या क्या संबंधी समस्या होती है, तो सभी के बारे में एक साथ ही अध्ययन करना पड़ता है। जिसके कारण ये भी कहा गया है कि जिसके कारण पशु चिकित्सा विज्ञान मानव चिकित्सा विज्ञान से थोड़ा जटिल है, क्योंकि आप मनुष्य को छोड़ के पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु है सभी का इलाज आप ही को करना होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा समझदारी और ज्ञान को ज़्यादा अपने को थोड़ा सा ज्ञान को प्राप्त करना होगा। इसमें एक होता है कि आपको एक्सपर्ट बनना है किसी क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में आपको मास्टर या डॉक्टर या पीएचडी की डिग्री में आपको उस क्षेत्र में शोध करके आपको उससे, जैसे डॉग का कुछ स्पेशलिस्ट बनना है या लार्ज एनिमल जैसे कैटल बुफेलो का करना है, तो उसका आपको डॉक्टर शोध करके आपको बन सकते हैं। लेकिन हर एक पार्ट की अभी इसमें ऐसा कोई पढ़ाई नहीं, ऐसा कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं या बनाया फिर जाता। कोई पर्टिकुलर एनिमल या फिर कोई पर्टिकुलर बर्ड है उसके लिए कोई पर्टिकुलर डॉक्टर हो, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। खुद अपना इंटरेस्ट करके उस, जैसे डॉग है तो उसके बारे में आपको जानकारी हासिल करनी होगी, खुद उसके बारे में डिटेल पढ़ाई की जाती है, तो ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें आपको तो लेनी होगी। सर ये अगर हम बर्ड्स या फिर एनिमल्स के एनाटॉमी की बात करें, तो अगर अभी एनिमल्स के एनाटॉमी की बात करें तो जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी जो एनाटॉमी होती है, क्या मतलब सिमिलरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है या फिर मतलब सारे अलग अलग डिफरेंट? ज़्यादा तो सिमिलरिटी होती है, जैसे गाय, भैंस, इन दोनों में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी इसके में सिमिलरिटी है, बहुत सारे चीज़ में सिमिलरिटी है। जैसे बकरी और भेड़ में सिमिलरिटी है, सभी पक्षियों में सिमिलरिटी है। कुछ जैसे लार्ज जंगली जानवर है या जू एनिमल है, टाइगर, लॉयन, तो उसमें थोड़ा सिमिलरिटी होती है। लेकिन हर एक में कुछ न कुछ है, कुछ अलग है, आपको डिफरेंस है, उसके बारे में आपको जैसे किसी में गॉल ब्लाडर जो हमको कहते हैं, जहाँ से वो फैट के डाइजेशन में मदद करता है, तो उसमें किसी में एब्सेंट होता है, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप ट्रीटमेंट सही से कर पाएंगे। तो ये सब है कि हर एक में कुछ न कुछ जानवर में आपको भिन्न है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, उसको प्रजनन अंगों या मेडिसिन कौन सा किस में यूज करना है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। इन्हें कि एक मेडिसिन हम जो डॉग में दे रहे हैं उसी दवा को हम लार्ज एनिमल में सभी दवा नहीं चल सकती है,
तो ये आपको उस समय ध्यान रखना है। लेकिन इस सभी की पढ़ाई आपको चाहे बैचलर डिग्री में या मास्टर डिग्री में आपको की जाती है। जी जी, धन्यवाद अजीत जी। और अगर अभी हम साइंस के एथिक्स की बात करें, जैसे साइंस इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है और हम शायद दो एनिमल्स को मिला के एक एनिमल बना देते हैं, तो अगर इसके एथिक्स की बात करें कि क्या ये सही है और क्या ये गलत है, क्योंकि अपने यूज़ के अकॉर्डिंग लोग दो एनिमल्स को, जैसे कि अगर गायों के प्रजातियों की बात करें तो एक नया जो कि नेचुरल नहीं है, उन्होंने आर्टिफिशियली वो बनाया है, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, पशु चिकित्सा क्षेत्र में क्रॉस ब्रीडिंग, जो संकर नस्ल कहते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग जैसे है प्योर ब्रीड, हमारे देश की जो ब्रीडर हैं, जो छोटी नस्ल की ब्रीडें हैं, वो बहुत कम दूध देने वाली होती है। लेकिन जैसे बाहर की नस्लें हैं, जर्सी हैं, हॉल्स्टीन फ्रीजियन हैं, जो विदेशी नस्ल हैं, वो ज़्यादा दूध देने वाली है। लेकिन वो ऐसे हम प्योर जर्सी और प्योर हॉल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल जो है, गायों की नस्ल है, वो हमें यदि भारत में लाते हैं तो सरवाइव नहीं कर पाए, क्योंकि दोनों की क्लाइमेट हमारे इंडिया की क्लाइमेट और फॉरेन की क्लाइमेट अलग अलग है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा दूध उत्पादन कैसे अपने देसी नस्ल को बढ़े और हमारे क्लाइमेट के लिए सूटेबल भी हो। तो इसके लिए संकर नस्ल हम लोग अपनाते हैं, जो क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम को अपनाते हैं। तो ये पशु चिकित्सा विज्ञान में प्रचलन है और इसको मान्यता प्राप्त है। क्योंकि जो भी जैसे डॉग की नस्ल है या गोट की नस्ल है, बकरी का गोटरी पालन करते हैं, जो हमारे देश की जो कम उत्पाद की नस्लें हैं, उनको हम फॉरेन की नस्लों से क्रॉस ब्रीडिंग करा के हम लोग उसको अपनाते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा या उसका हम लोग बुल जो साल रख के उसको नेचुरल इंसेमिनेशन के द्वारा प्रजनन करा के हम उसके बच्चे पैदा लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो एक तरीके से एथिकली ये सही भी है। और ओके, तो अभी अगर हम बात करें, कोर्स की बात कर रहे थे, अगर अभी हम प्लेसमेंट्स की बात करें, कोर्स ख़त्म करने, अगर बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट अगर जॉब करना चाहें, तो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में कितना डिफरेंस हो जाता है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 1,20,000 से ज़्यादा पशु चिकित्सक की अभी ऑल इंडिया लेवल पर हमारे देश में ज़रूरत है। लेकिन मात्र एक डाटा के अनुसार 63,000 ही पशु चिकित्सक कार्यरत हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। तो इससे है कि हमारे पशु चिकित्सा क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो यदि कैरियर की बात करते हैं बैचलर डिग्री लेने के बाद, तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में, जैसे बिहार राज्य के बहुत सारे वेटनरी हॉस्पिटल हैं, एक ब्लॉक में हॉस्पिटल होते हैं और एक होते हैं जो पशु चिकित्सा अस्पताल हर एक ब्लॉक स्तर पर, अब तो 2-3 हॉस्पिटल ब्लॉक स्तर पर बनाया जा रहा है। तो इन सभी में हर एक लगभग 1 या 2 साल पर गवर्नमेंट जॉब निकलते रहती है, जिसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है, मानव चिकित्सा के समान सैलरी है। लगभग यदि शुरुआती दौर में यदि गवर्नमेंट जॉब में कोई भी युवा वर्ग, यूथ स्नातक की डिग्री, बैचलर की डिग्री, BVSNH की डिग्री लेके प्रवेश करते हैं, तो लगभग 75,000 से 85,000 शुरुआती दौर में उनको सैलरी मिलेगी। उसके बाद आप किसी टीचिंग क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं, आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मास्टर ऑफ वेटनरी साइंस और PhD की उपाधि लेनी जरूरी होगी। तभी किसी भी राज्य के शिक्षण संस्थानों द्वारा, वेटनरी कॉलेजों द्वारा, यूनिवर्सिटी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो प्रथम लेवल होता है, जिसमें लोग एंट्री लेवल कहते हैं, उसमें प्रवेश लेते हैं, उनका विज्ञापन निकाला जाता है और समानतः इंटरव्यू में देकर लोग सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति होती है, जिनकी सैलरी वेतनमान लगभग 1 लाख से ऊपर शुरुआती दौर में मिलता है। जैसे जैसे आपका समय बढ़ता जाएगा, आपका कैरियर बढ़ता जाएगा, आप धीरे धीरे एसोसिएट प्रोफेसर, उसके बाद प्रोफेसर में आपका सैलरी की बढ़ोतरी होती है। तीसरा जो प्रमुख क्षेत्र है, किसी युवा वर्ग को है कि पशु चिकित्सा क्षेत्र में हम शोध यानी रिसर्च करें, वैज्ञानिक बने, साइंटिस्ट बने, तो उसके लिए भी बहुत बड़ा स्कोप है। हर एक साल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा
एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उसके द्वारा हर एक साल पशु चिकित्सा के 19 विषयों में साइंटिस्ट या वैज्ञानिक का पद निकाला जाता है, जिसके लिए आपको योग्यता है, जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बैचलर डिग्री प्रवेश करने के बाद मास्टर डिग्री आपको उपाधि धारण करनी होगी, उसके बाद पीएचडी की उपाधि भी आपको होनी चाहिए, तभी आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, जिसका करियर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, जिसमें आपको शुरुआती दौर में आप जूनियर साइंटिस्ट में अपॉइंटमेंट यदि होती है, नियुक्ति होती है, तो आपको लगभग 1.25 लाख से ज़्यादा सैलरी प्रति माह मिलेगा। जी थैंक यू अजीत जी। और अगर जैसे अभी हम बात कर रहे थे दैट अभी तो फ़िलहाल अभी तक हमने इतना जाना है कि वेटनरी साइंस में स्टूडेंट्स के लिए, यूथ्स के लिए बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, बट शायद कहीं प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि स्कोप हर जगह है बट शायद हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। राइट इन्फॉर्मेशन होना बहुत ही बात है और अवेयर होना भी बहुत बड़ी बात है। तो बी अवेयर और इन्फॉर्मेशन को गैदर करते रहिए ताकि आपको अपॉर्चुनिटी का पता चलता रहे और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहे। और इसके साथ ही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो अजीत जी अभी ये पूछना चाहूँगी, जैसे डेयरी फार्मिंग है, तो डेयरी फार्मिंग में भी बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं। अब हमारी जो गायें होती हैं उनका ख्याल रखने के लिए, दूध सही से आ रहा है या नहीं उसका ख्याल रखने के लिए, या फिर फिज़िकल डॉक्टर्स के साथ साथ मेंटल डॉक्टर्स भी होते हैं उनके लिए, तो उनका क्या रोल है वहाँ पे? आपका ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। जैसा कि हम बताएं कि गवर्नमेंट जॉब, उसके बाद हम बता रहे हैं कि प्राइवेट जॉब भी पशु चिकित्सा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी के वर्तमान समय में पेट क्लिनिक स्वरोजगार की ज़्यादा लोग अपना रहे हैं। बैचलर ऑफ डिग्री की उपाधि धारण करने के बाद लोग पेट क्लिनिक खोलते हैं, जिसमें डॉग या कैट का इलाज करते हैं, जिसमें आपकी कैरियर बहुत ही शानदार है, क्योंकि लोग पेट अभी पाल रहे हैं, क्योंकि लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो अपने डॉग के साथ वो रहते हैं तो मेंटली सेटिस्फाइड होते हैं। तो इसलिए डॉग को लोग अपने बच्चों से भी अभी देखिएगा बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हैं। अपने बच्चों को जितना वो सेवा करते हैं उससे ज़्यादा वो एसी रूम में रखते हैं, उनके लिए दूध, मीट सभी की व्यवस्था प्रतिदिन की जाती है। इसलिए उनका लगाव पेट की तरफ, डॉग के या कैट की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। तो इसके लिए स्वरोजगार, उसका इलाज हेतु पेट क्लिनिक यदि पशु चिकित्सा स्नातक की डिग्री हासिल कर लेते हैं तो आप बन सकते हैं और अच्छी सैलरी और कमाई आपको इस क्षेत्र में मिलेगी। उसके अलावा आपको बहुत सारे हैं कि हेयर कटिंग, ग्रूमिंग सेंटर, पेट का बहुत ज़रूरी है। हर एक जगह ग्रूमिंग सेंटर खुलने लगा, उसका नाखून काटना, उसको हेयर को काटना, उसका ग्रूमिंग सेंटर। तो इस क्षेत्र को, इस स्वरोजगार को भी अपनाकर लोग अपने युवा वर्ग अपने करियर को बना सकते हैं। दूसरा, जैसा आपने बताया डेयरी सेक्टर, डेयरी सेक्टर आज के ज़माने में बहुत ही लाभदायक सेक्टर है, क्योंकि जान रहे हैं कि सभी लोग की दूध की आवश्यकता होती है। दूध को पौष्टिक आहार माना गया है। जितना हमें प्रतिदिन जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हमारे शरीर को, दूध में सभी मौजूद होती है। तो इसलिए इस क्षेत्र में हमारा देश अभी दूध उत्पादन में पूरे वर्ल्ड में प्रथम स्थान पर है। हमारा जो 2021 का डाटा है उसमें 220 मिलियन टन उस 2021 में दूध का उत्पादन हुआ, जो प्रति वर्ष बढ़ रही है। और हमारा जो एक दिन प्रति व्यक्ति जो मिल्क चाहिए, जितना चाहिए उससे ज़्यादा मिल रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र के लोग ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। आजकल जो मेडिकल इंजीनियर करके भी इस क्षेत्र से जुड़ रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कमाई के साथ साथ बहुत ज़्यादा रोजगार लोगों को मिल रहा है। आजकल का एक प्रचलन है कि जॉब सीकर न बन के जॉब प्रोवाइडर बनिए। आप खुद जॉब ना खोजे, दूसरों को जॉब दें। तो इसके लिए इस क्षेत्र में लोग बहुत ज़्यादा, और बहुत आसान तरीका है डेयरी फार्मिंग करके, छोटे स्तर पर शुरू करके आप बड़े स्तर पर जा सकते हैं। आप यदि खुद पशु चिकित्सक हैं तो आपको तो इस क्षेत्र में आपकी कमाई और बहुत कम लागत में बहुत ज़्यादा हो सकती है। कोई युवा वर्ग भी शुरू कर सकते हैं, तो आप किसी पशु चिकित्सक या एक्सपर्ट से सलाह लेकर आपको कौन सी नस्ल रखनी है, कितना आहार देनी है, कब उसका प्रजनन करानी है, कौन सा टीकाकरण कब करना है, तो सलाह लेकर इस क्षेत्र में अच्छी कमाई और अपने कैरियर को बढ़ा सकते हैं और दूसरों के लिए रोजगार भी दे सकते हैं। जी, धन्यवाद अजीत जी। और इसके साथ क्योंकि हमारे पास समय की पाबंदी है,
तो अब हमारे कार्यक्रम को ख़त्म होने का वक्त हो चला है, लेकिन जाने से पहले जाते जाते मैं एक क्वेश्चन ज़रूर आउट ऑफ द बॉक्स पूछना चाहूँगी। कार्निवोरस या फिर ओमनिवोरस जो मांसाहारी हैं, और शायद दोनों मांसाहारी शाकाहारी, तो उनके लिए मतलब क्या, जैसे अगर चिकन की हम बात करें, ठीक है, तो चिकन क्या मतलब उनके लिए भी डॉक्टर्स होते हैं या फिर मतलब ऐसा कुछ है? हर एक का पशुओं में आहार निर्धारित है, भोजन की कौन सा फूड कितनी मात्रा में देनी चाहिए, हर एक का न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है। जैसे हमें दूध में, जैसा हम बताए कि सभी तत्व जितना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और मिनरल कितनी मात्रा में होनी चाहिए, तो उसी तरह पशुओं को हर एक प्रतिदिन का निर्धारित है कि इतना इस फूड से मिलना चाहिए, दूध से इतना मिलना चाहिए, यदि हम मीट खिला रहे हैं तो इतना मिलना चाहिए। और दोनों को जैसे कार्निवोर्स, जैसे डॉग, और डॉग का जो एनाटोमी है, अंदर जो फिजियोलॉजी है, मनुष्य से थोड़ा सा मिलता जुलता है। तो जनरली कभी कभी बहुत सारे दवा नहीं जो उपलब्ध हैं, यदि डॉग में यदि नहीं है, तो हम मनुष्यों की दवा डॉग में चला सकते हैं। लेकिन कैटल और मनुष्य में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दोनों के अंदर का जो अमाशय स्टोमक कहते हैं, उसका जैसे हम लोग का स्टोमक जो है, अमाशय जिसको हिंदी में कहते हैं, एक ही चैम्बर होता है, लेकिन गाय भैंस में 4 चैम्बर होती है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन डॉग और मनुष्य की लगभग सेम है। जी जी जी, धन्यवाद। मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि अभी हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, जो कार्निवोरस है, जो मांसाहारी है या फिर दोनों हैं, हम लोग जो खाते हैं, हाँ। मतलब हम लोग जो मीट खाते हैं, तो क्या वो कहाँ तक सही है? मतलब हमारे दर्शकों को ज़रूर बताना चाहेंगे हम। नहीं, वो तो सही है। हर एक की प्रोटीन की कितना सा, जैसे हमारे बॉडी को कितना प्रोटीन हम यदि नहीं किसी वेज फूड से मिल रहा है, क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा मीट में ज़्यादा होती है, चिकन में ज़्यादा होती है, क्योंकि उतना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट आपको प्रतिदिन लेना होगा। आप वेज फूड से उतना नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में ये सब मौजूद रहता है चिकन या मीट में। तो इसीलिए, लेकिन एक क्वांटिटी में ही खानी चाहिए कि प्रतिदिन इतना ही मात्रा में, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होता है मीट और चिकन में। तो अपना एक धन्यवाद अजीत जी। हमारे वो दर्शक जो कार्निवोरस है या फिर ओमनिवोरस है, उनके लिए खुशी की बात है कि आप ऑब्वियसली खा सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारे बातचीत और इंटरेक्शन का वक्त यहीं तक का था। अब मिलते हैं उड़ान के अगले अध्याय में एक नए विषय के साथ, एक नई दिशा में उड़ान भरने। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए डीडी बिहार। धन्यवाद।